नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के सीरीज में ये हमारा 7वां यानी 7th सीरीज है, 7वां सीरीज। अब 7वां सीरीज में हम देखेंगे, जैसे हम लोग सौरमंडल यानी ब्रह्मांड लगभग खत्म करने वाले हैं। तो सौरमंडल तो हमारा खत्म हो गया है, अब ब्रह्मांड में कुछ पॉइंट हम लोग देख ले रहे हैं। उसके बाद हमारा ब्रह्मांड का चैप्टर पूरा ज्योग्राफी का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसमें कुछ डाटा बेसिस जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद लग रहा है ब्रह्मांड में एक या दो वीडियो बस लास्ट आएगा, उसके बाद ब्रह्मांड हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हम लोग सौरमंडल पढ़े थे, तो सौरमंडल में हम लोग सबसे पहला जो ग्रह पढ़ा था बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल के बाद बृहस्पति के बाद अरुण, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। ठीक है, हम लोग टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह पढ़े थे, जिसमें हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण थे। ठीक है, तो सब एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारे ग्रह हो गए, ये हमारे ग्रह यानी कि प्लैनेट हो गए। अब देखिए, अब प्लैनेट ग्रह के बाद एक आता है उपग्रह। तो सबसे पहले उपग्रह जानिए। तो देखिए उपग्रह किसे कहते हैं। तो जैसे हम लोग देखे थे कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और जिसके पास कोई अपनी ऊर्जा या प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रह कहते थे। अब उपग्रह आया है, तो उपग्रह अब किसका चक्कर लगाता है? ग्रह का। तो वैसे आकाशीय पिंड जो कि ग्रह की परिक्रमा करते हैं उससे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह जान लीजिए। अब उपग्रह मेन रूप से जैसे पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी का हमारा उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह देखिए 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक आर्टिफिशियल। यानी आर्टिफिशियल को मनोनिर्मित यानी कि जो आदमी निर्मित करता है, एक वो उपग्रह अलग होता है और एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। ठीक है, तो देखिए कि जो उपग्रह यानी कि हम जो उपग्रह का बात करेंगे ये प्राकृतिक उपग्रह का बात करेंगे। ठीक है, अब प्राकृतिक उपग्रह में तो ये ग्रह के ही भाग होते हैं, जो उपग्रह है ये ग्रह के ही भाग होते हैं, किसी कारण बस ग्रह के विस्फोट के कारण, टूट फूट के कारण निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो जो उपग्रह हैं ये ग्रह के ही भाग हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्राकृतिक उपग्रह हैं यानी कि जो हमारे 8 सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उनके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है बुध। तो बुध के पास आप लोग को पता होना चाहिए, हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज शुक्र जो है इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र सौरमंडल में हमारे बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है। ठीक है, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, यानी चंद्रमा तो एक, यानी पृथ्वी के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए मंगल। अब मंगल है तो इसके पास टोटल उपग्रह कितने हैं? 2, यानी मंगल के पास कुल 2 उपग्रह हैं। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए फोबोस एवं डीमोस, यानी जो फोबोस और डीमोस है ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए, अब डीमोस में थोड़ा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। ये डीमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि डीमोस जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो डीमोस के विषय में आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा बृहस्पति। तो देखिए बृहस्पति के पास हमारा टोटल
79। देखिए ये डाटा घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। बृहस्पति और शनि का जो डाटा है ये मेनली घटते बढ़ते रहता है। तो क्या कि जैसे कभी खोज हुआ तो पता चलता है कि हाँ बढ़ गया, पता चला कि जो पहले वाला था वो भी गायब हो गया, ठीक है, तो डाटा घट जाता है। तो जैसे कोई भी बुक देखिएगा तो उसमें डाटा घटते बढ़ते रहता है, तो उस पे पूरा एकदम एग्जैक्ट डाटा पे नहीं जाना, ठीक है। तो देखिए अब बृहस्पति पे पता होना चाहिए कि सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक है। अब डाटा क्या है कि डाटा कम और ज्यादा होते रहता है, तो एग्जैक्ट डाटा आप लोग नोट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो लगभग 79 उपग्रह हमारे बृहस्पति के पास है। अब देखिए 79 को तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, 79 उपग्रह को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते हैं। एक लिख लीजिए गैनामीड, ठीक है। गैनामीड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके विषय में लिख लीजिए गैनामीड के विषय में कि सबसे बड़ा उपग्रह है गैनामीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा है कौन, गैनामीड। चलिए अब शनि है, तो शनि के पास देखिए कहीं पे 62 मिलेगा और कहीं पे 63 मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में 62 किसी में 63 दिया, तो 62 और 63 ध्यान रखिएगा कि शनि के पास है। अब देखिए शनि के पास जो इंपॉर्टेंट है एक आता है टाइटन, ठीक है, टाइटन। अब टाइटन क्या है, तो टाइटन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि टाइटन जो है शनि का, यानी शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन है, टाइटन है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ठीक है। तो ये टाइटन के विषय में आप लोग लिख लीजिएगा, सौर मंडल का दूसरा बड़ा और शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल में दूसरा स्थान है टाइटन का। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता है अरुण। अब अरुण आता है, तो अरुण के पास टोटल हम देखते हैं कि लगभग 27, ठीक है। अरुण के पास लगभग 27, यानी अरुण के पास 27 क्या उपग्रह आते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो इंपॉर्टेंट है टिटेनिया, यानी अरुण का जो सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह है टिटेनिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइटन और टिटेनिया एक जैसा दिख रहा है। और वरुण जो है, वरुण के पास टोटल हमारा लगभग 14 है। वरुण के पास लगभग हमारा 14 उपग्रह है, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट उपग्रह है वरुण का, वो है ट्राइटन। तो देखिए नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। टाइटन, टिटेनिया और ट्राइटन, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा कि शनि का इंपॉर्टेंट टाइटन, अरुण का टिटेनिया और वरुण का ट्राइटन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला पॉइंट में है कि देखिए पृथ्वी, हम लोग ज्यादातर अगर कोई चीज पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो पृथ्वी से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पृथ्वी के ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी के विषय में जानना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है यानी कि चंद्रमा, तो थोड़ा सा हम लोग चंद्रमा के विषय में जानते हैं। चंद्रमा जिसे इंग्लिश में मून कहा जाता है, ठीक। अब चंद्रमा क्या है, तो सबसे पहले चंद्रमा तो भाई एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। चलिए इसका चंद्रमा की उत्पत्ति माना जाता है कि पृथ्वी जितनी पुरानी है चंद्रमा भी उतना ही पुराना है। और इसका निर्माण जो हुआ है पृथ्वी के टुकड़े से हुआ है, यानी पृथ्वी का जब विस्फोट हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी में एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के भाग में चंद्रमा का निर्माण हुआ है, ठीक है।
तो माना जाता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही चंद्रमा का उत्पत्ति है और पृथ्वी के टुकड़े से ही चंद्रमा का उत्पत्ति है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कि यहां पर वायुमंडल नहीं है। यहां पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर हमारे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलिए अब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा जो है ये हमारे पृथ्वी यानी जो ये अर्थ है इसके चारों ओर घूमता है। ठीक है, और जैसे जिस पथ में घूमता है इस पथ को नाम जिस पथ में घूमता है उस पथ का नाम है परवलयाकार। परवलयाकार यानी कि जो ये हमारा ये चंद्रमा है, ये मून हो गया। मून हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और जिस पथ में घूमता है यानी जिस रास्ते में घूमता है, जिस ऑर्बिट में घूमता है, उस पथ का नाम दिया गया है। यानी वो कौन सा पथ है? परवलयाकार। यानी परवलयाकार का यानी कि गोला में नहीं घूमता है, यानी इस टाइप में। ठीक है, चलिए तो परवलयाकार का मतलब समझ गए कि गोलाकार नहीं रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप अंडा के आकार का रास्ता होता है, उससे परवलयाकार कहा जाता है। ठीक, तो ये परवलयाकार पथ में घूमता है हमारे पृथ्वी का। चलिए अब देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, हमारी अर्थ हो गई। अब इस टाइप में मानते हैं कि चंद्रमा घूम रहा है। ठीक है, ये मून हो गया हमारा। ये हो गया मून, ये हो गई अर्थ। ठीक है, तो देखिए जब इस रास्ता में घूमेगी तो एक ऐसा परिस्थिति आएगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और एक ऐसा परिस्थिति आएगा जब कि चंद्रमा इधर आ जाएगा घूमते घूमते, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा, यानी ये भी मून है, समझिएगा। ठीक है, जब परवलयाकार परिस्थिति में घूमेगा, पथ में घूमेगा, तो एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी से काफी दूर चंद्रमा चला जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाएगा चंद्रमा। ठीक है, तो अब चलिए जैसे कि हम लोग देखे थे उपसौर और अपसौर में, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के संबंध में। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में। ठीक है, चलिए अब देखिए पृथ्वी और चंद्रमा। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अगर ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है, ज्यादा दूरी आ जाता है, ठीक है, तो ज्यादा दूरी आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपोजी। अपोजी। और जब दोनों के बीच में यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कम दूरी हो जाता है तो इसको कहते हैं हम पेरिजी। पेरिजी, फिर से समझिएगा। एक तो सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान रखिए कि पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा जो है परवलयाकार पथ में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, सेम पथ में पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, तो हम लोग वहां पर देखे थे उपसौर और अपसौर। ठीक है, कि जब नजदीक आ जाती है पृथ्वी सूर्य के और काफी दूर चली जाती है सूर्य से। ठीक, तो वही परिस्थिति पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। तब देखिए एक समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर हो जाता है, और एक समय आता है जब पृथ्वी से चंद्रमा काफी नजदीक हो जाता है। तो जब काफी दूर हो जाता है यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाता है तो उसको अपोजी कहते हैं, और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी होता है तो उसको पेरिजी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपोजी क्या है और पेरिजी क्या है, एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अपोजी, अप मीन्स ऊपर उठना, अप मीन्स ऊपर होता है, तो समझिए कि दूरी बढ़ा दीजिए। अप मीन्स मैंने एक समझने के लिए बता रहे हैं, तो दूरी अप मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर होता है, तो बढ़ाने मैंने समझिए कि बढ़ना, अप मीन्स बढ़ना समझिए। ठीक है, तो अपोजी यानी बढ़ने वाला, यानी कि दूरी ज्यादा रहेगा तो अप। ठीक है,
और पेरिजी। एक अपोजी याद हो जाएगा तो पेरिजी तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अपोजी और पेरिजी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अपोजी और पेरिजी समझ लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि जो चंद्रमा है इसका रोटेशन, रोटेशन का मतलब घूर्णन, घूर्णन और रिवोल्यूशन, इंग्लिश याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक है। रोटेशन यानी घूर्णन, इंग्लिश याद रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होगा। रोटेशन रिवोल्यूशन में, घूर्णन परिक्रमण में कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए रोटेशन जो है इसका, रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी कि घूर्णन काल, घूर्णन काल हमने पीछे बताया भी है, फिर एक बार सुनिए। घूर्णन काल का मतलब कि अपने अक्ष पर घूमता हो। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है तो मार्कर अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। इंग्लिश में रोटेशन बोलेंगे, इंग्लिश याद रखिए, इंग्लिश आसान है। रोटेशन बोलेंगे, इसको घूर्णन बोलेंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर ये चंद्रमा है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम रहा है, इसको रोटेशन बोलेंगे। या पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, उसको भी रोटेशन बोलेंगे। या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी मैंने हमारा आकाशीय पिंड अपने अक्ष पे घूम रहा है तो उसको रोटेशन बोलेंगे, यानी कि घूर्णन कहेंगे। अब देखिए, अब ये पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। अब ये पृथ्वी, अब ये मानिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो जब चारों ओर घूमेगा तो उसको रिवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और हिंदी में उसको परिक्रमण कहेंगे, यानी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो चारों ओर घूमेगा उसको परिक्रमा यानी परिक्रमण, रिवोल्यूशन इंग्लिश में। और अपने अक्ष पे घूमेगा उसको रोटेशन यानी क्या? घूर्णन, ठीक है। चलिए, तो चंद्रमा का जो घूर्णन काल है और परिक्रमण काल है, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों ओर दोनों एक ही समय में घूमता है। और दोनों का समय कितना है? 27.1/3 दिन। दिन देखिए, 27.1/3 दिन कहने का मतलब कि 27 दिन और 1/3 दिन को जब घंटा में बदलिएगा तो 8 घंटा आएगा, ठीक है। यानी 1/3 को 24 से हम लोग भाग दे देंगे तो 8, यानी कि 27 दिन और 8 घंटा चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों समान होता है, लगभग 27.1/3 दिन। यानी 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और 27 दिन 8 घंटा में ही चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाता है, ठीक है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम लोग आधा भाग ही देख पाते हैं, ठीक है। हम लोग चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी और जैसे एक बार यूपीएससी में शायद पूछा हुआ है कि हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, क्यों? तो हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग इसलिए देख पाते हैं कि देखिए, जैसे चंद्रमा अपने अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है, अपने अक्ष पे घूम रहा है और ये जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के भी अक्ष ये चारों ओर घूम रहा है। तो देखिए, जैसे अगर हम लोग ये उत्तरी ध्रुव में, देखिए जब हम लोग इसके जब ये आधा में आता है, जैसे जब चंद्रमा आधा दिखता है तो पता चलता है कि इसका जो समय, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों का समय काल बराबर है। तो ये परिक्रमा करने के चक्कर में जब आधा घूम जाता है तो ये रोटेशन में, यानी कि जो घूर्णन कर रहा है रोटेशन में भी ये अपना आधा भाग घूम जाता है। यही कारण है कि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों समय बराबर होने के कारण, रोटेशन और रिवोल्यूशन फिर से सुनिएगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन काल बराबर होने के कारण ये पृथ्वी पर से हमेशा आधा दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जब रोटेशन इसका आधा पूरा होता है तब तक रिवोल्यूशन भी आधा पूरा हो जाता है, जिसके कारण ये आधा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग चंद्रमा के आधा भाग को ही क्यों देख पाते हैं? तो इसका मेन कारण है इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों समय एक समान होना।
यानी रोटेशन जितना दिन में पूरा करता है उतना दिन में रिवोल्यूशन पूरा करता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग उसके पूरे भाग को कभी नहीं देख पाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए और थोड़ा सा चंद्रमा के विषय में जानते हैं कि देखिए पहली बार मानव युक्त चंद्रयान भेजा गया था चंद्रमा पर, जो लगभग 1969 यानी कि 20-21 जुलाई, किसी बुक में 19-20 ध्यान रखिए, 21 जुलाई 1969 को जो चंद्रयान भेजा गया था उसका नाम था अपोलो 11। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अपोलो 11 ये चंद्रयान का नाम है, अपोलो 11 ये यान का नाम है, अपोलो 11। अपोलो 11 मानव युक्त का मतलब कि मानव के साथ, मानव को लेकर अपोलो 11 चंद्रयान भेजा गया था, जो लगभग 20-21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है। और उसमें 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक था एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है। ये 2 व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन। ये 2 व्यक्ति चंद्रमा पर पहली बार पहुंचे थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला माना जाता है कि ये पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये 21 जुलाई 1969 को थी कहां पर? चंद्रमा पर अपोलो 11 चंद्रयान के माध्यम से उतरे थे लोग, ठीक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग देखिए, सबसे पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था चंद्रमा पर। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं याद रखने का, कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था बाहुबली, ठीक है। ये शॉर्ट मैंने एक याद करने के लिए बता दे रहे हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला था कौन? बाहुबली। अब बाहुबली क्यों कह रहे हैं भाई? अब बाहुबली देखिए, बाहु आप बली, ठीक है। ये मैंने मस्ती के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, जहां तक हमारा दावा है। सब अगर कोई आपसे पूछे कि चंद्रमा पर पहली बार किसने पहुंचा था, तो बताइएगा बाहुबली। अब बाहुबली क्यों? तो सुनिए, बाहु मीन्स आर्म, इंग्लिश में इसको आर्म कहते हैं, अब बॉली मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आर्म स्ट्रॉन्ग याद रहेगा तो नील अपने से ना जोड़ लीजिएगा, तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग ना हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाला कौन था? बाहुबली। और क्यों था? क्योंकि बाहुबली में बाहु को आर्म में से बाजू कहते हैं ना, और बली का मतलब स्ट्रॉन्ग, बलवान, तो यानी आर्म स्ट्रॉन्ग। तो आर्म स्ट्रॉन्ग याद रहेगा तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं जोड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला कौन था? नील आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। पहली बार कदम अगर गए थे दोनों आदमी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि पहली बार कदम किसने रखा? तो बाहुबली, यानी आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मिटाते हैं। अभी चंद्रमा में हम लोग और पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, हम लोग चंद्रमा में 2-3 शब्द सुनते हैं, 2-3 वर्ड हम लोग सुनते हैं, जैसे सुपर मून, ब्लू मून, ये सब सुनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए सुपर मून सुने हुए हैं लेकिन पता नहीं है कि सुपर मून क्या है, ब्लू मून सुने हुए हैं लेकिन पता नहीं है कि ब्लू मून क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि आखिर ये सुपर मून, ब्लू मून, ये सब होता क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुपर मून, कि आखिर ये सुपर मून क्या है।
सुपर मून, SUPERMOON, सुपर मून। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए सुपर मून क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है परवलयाकार पथ में। ठीक है, और परवलयाकार पथ में लगाता है तो ये कभी पृथ्वी से नजदीक और काफी दूर चला जाता है। यानी कि एक समय आता है जो काफी नजदीक होता है पृथ्वी से, और एक ऐसा समय आ जाता है जब पृथ्वी से चंद्रमा काफी दूर हो जाता है। तो देखिए जब सबसे नजदीक आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हैं? पेरिजी। जब चंद्रमा और पृथ्वी यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का दूरी सबसे कम हो जाता है तो उसको हम लोग पेरिजी कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा नजदीक, पृथ्वी नजदीक, यानी पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा आ गया है ना। तो जब पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा आ गया है तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा थोड़ा चमकीला दिखाई देगा भाई, बड़ा भी दिखाई देगा। ये नॉर्मल सी बात है कि जब नजदीक से देखेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो देखिए जब नजदीक से देखते हैं, जब नजदीक की स्थिति आती है तो बड़ा दिखाई देता है। अब जब बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है, यानी कि जब पेरिजी की स्थिति आती है तो उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि देखिए जब चंद्रमा परवलयाकार पथ में पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो जब एक ऐसा परिस्थिति आता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है ये काफी नजदीक हो जाता है, यानी ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम आ जाता है। तो जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जब पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा तो बड़ा दिखेगा भाई, चंद्रमा बड़ा दिखेगा और चमकीला भी दिखेगा। तो जब बड़ा और चमकीला दिखेगा यानी कि जब नजदीक आ जाएगा तो उस परिस्थिति को हम लोग पेरिजी कहते हैं। तो जब पेरिजी की स्थिति आएगी उस स्थिति में चंद्रमा बड़ा तो दिखेगा और चमकीला भी दिखेगा। उसी घटना को हम लोग सुपर मून कहते हैं। ठीक है, यानी कि सुपर मून। समझ गए सुपर मून क्या है? अब देखिए ये घटना कब होता है? पेरिजी के समय। अब जब चंद्रमा है, चंद्रमा नजदीक आ जाता है पृथ्वी के तो चमकीला दिखाई देता है। ये लगभग 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। यानी पेरिजी के परिस्थिति में चंद्रमा जो है ये लगभग 30% चमकीला दिखाई देता है और लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। जब देखिए पेरिजी के परिस्थिति में चंद्रमा जो है लगभग 30% चमकीला और 14% लगभग बड़ा दिखाई देता है। इस परिस्थिति को हम लोग सुपर मून कहते हैं। और सुपर मून में होता क्या है कि चंद्रमा पहले से जैसे नॉर्मल जो दिखाई दे रहा है उससे 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, और जो नॉर्मल पहले से दिखाई देता है उससे लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम लोग सुपर मून कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए सुपर मून में। चलिए अब एक घटना आता है ब्लू मून, इंग्लिश में BLUE, ब्लू मून। ठीक है, अब देखिए ब्लू मून। अब ब्लू मून एक शब्द आता है, हम लोग अब देख रहे हैं कि ब्लू मून क्या होता है। सुपर मून तो समझ गए होंगे, जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा सुपर मून समझने में। अब ब्लू मून देखिए, अब ब्लू मून क्या होता है कि जब एक महीना में 2 पूर्ण चंद्र, यानी कि जब एक महीना में 2 बार पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे देता है। फिर से सुनिएगा, जब एक महीना यानी कि जो हमारा कैलेंडर वर्ष होता है, एक कैलेंडर वर्ष हम लोग समझते हैं कि जनवरी जैसे 31 दिन, फरवरी 28-29 दिन, मार्च 31 दिन, तो ये जो एक महीना होता है तो एक महीना में अगर 2 बार जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे देता है यानी पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। फिर से सुनिए, एक महीना में अगर 2 बार चंद्रमा पूर्ण दिखाई दे देता है यानी पूर्ण चंद्रमा अगर हम लोग को दिखाई देता है तो पहली बार तो जब पूर्ण चंद्रमा दिखा एक महीना में यानी कि जनवरी में अगर 2 बार पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे दिया तो पहला चंद्रमा को छोड़ के जो दूसरा चंद्रमा आएगा उसको हम लोग ब्लू मून कहेंगे। फिर से सुनिए कि जैसे फरवरी मान लिए कि जैसे मार्च है, अब मार्च में मानते हैं कि 2 तारीख को दिखाई दे दिया,
2 तारीख को पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे दिया, और फिर मानते हैं कि उधर 31 तारीख को, यानी कि लास्ट मार्च 31 तारीख को पूर्ण चंद्रमा अगर दिखाई दे दिया, तो उसको हम लोग जो दूसरा चंद्रमा दिखाई देगा, यानी जो पहला दिखाई दे रहा है पूरा चंद्रमा, इसको कुछ नहीं, दूसरा जब पूरा चंद्रमा एक ही महीना में दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लू मून। फिर से सुनिए, एक ही महीना में जब 2 बार चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो जब दूसरा चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, पहला चंद्रमा छोड़ देंगे, दूसरा चंद्रमा अगर दिखाई देता है पूरा, तो उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं। लेकिन शर्त है कि 1 महीना में रहना चाहिए, यानी जो हमारा मार्च है तो मार्च में रहना चाहिए, अप्रैल है तो अप्रैल में ही दूसरा रहना चाहिए। अगर दूसरा नहीं है तो जैसे अप्रैल में अगर दूसरा पूर्ण चंद्रमा नहीं है तो उसको हम लोग ब्लू मून नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ब्लू मून में नोट कर लीजिए। अब ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि ये नीला दिखाई देता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस घटना को, यानी कि 1 महीना में जब 2 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है जब 1 महीना में, और जो दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है 1 महीना वाला, तो उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं। बस उस घटना को कहते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लू से कोई रिलेशन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब ब्लू मून के बाद आता है ब्लड मून। ब्लड मून, BLOOD, ब्लड मून। अब देखिए ब्लड मून समझिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये हमारा चंद्रमा है, यानी कि मून है। ठीक, अब जब चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक है, इसका वीडियो भी होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का, हमारे प्लेलिस्ट में एक बार देखिएगा कि चंद्र ग्रहण हमने लाइव 3D फिगर के माध्यम से हमने दिखाया भी है कि कैसे सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक, हमने दिखाया भी है, लेकिन एक बार थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये हमारा सन हो गया, सन तो स्थिर रहता है, ये तो घूमता नहीं है, और ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो सूर्य और चंद्रमा, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब हमारी पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब हमारी पृथ्वी आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब हमारी पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी से सूर्य डायरेक्ट नजर आता है हम लोग को। ठीक है, और हम लोग को बस डायरेक्ट नजर दिखने वाला चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रहा है, अब चंद्रमा पीछे पड़ जाता है। ठीक है, छाया में पड़ जाता है। तो जब चंद्रमा छाया में पड़ जाता है तो उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जो छाया में पड़ेगा उसी को हम वो ग्रहण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए जो सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो हमारा चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण कहने का मतलब कि यहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, देखिए ब्लड मून में क्या है, ब्लड मून में शर्त है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होना चाहिए। पूर्ण चंद्र ग्रहण होना चाहिए यानी कि चंद्रमा पूरा ढका जाना चाहिए। जब चंद्रमा पूरा ढक जाता है, जैसे ये चंद्रमा जब पूरा ढक जाता है तो इसके थोड़ा सा, इसके जो बाहरी भाग है इसमें थोड़ा थोड़ा लाल लाल यानी रेड कलर के ऐसे प्रकाश दिखाई देते हैं। ठीक, ये चंद्रमा है मून। यानी चंद्रमा जब पूरा कवर हो जाता है तो उसके साइड में रिंग जैसा दिखाई देता है लाल लाल कलर का। ठीक है, तो जब लाल लाल कलर का दिखाई देता है तो इस परिस्थिति को ही हम लोग ब्लड मून कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा पूरा पूर्ण चंद्र ग्रहण के परिस्थिति में चंद्रमा पूरा ढक जाने के कारण उसके बाहरी वाले भाग यानी कि बाहर लाल लाल कलर के दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ब्लड का मतलब रक्त। ठीक है, तो ब्लड का मतलब रक्त, यानी कि रक्त लाल होता है तो इसका संबंध रक्त से है। ठीक है, यानी रक्तनुमा यानी कि पूरा लाल दिखाई देता है। ठीक है, जो नॉर्मल चमकीला हम लोग को चंद्रमा दिखाई देता है उससे थोड़ा हटके रहता है, डार्क लाल में रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लड मून। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की परिस्थिति में चंद्रमा का जो है ये बाहरी भाग
लाल कलर का दिखाई देता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड मून करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आशा करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक, तो जियोग्राफी के सीरीज में आज ब्लड मून तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे जो हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड है। ठीक, तो अगर आप लोग को प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।